हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वालकॉम के बारे में, जो कि 12th फॉरेन इन्वेस्टर बनी है जियो प्लेटफॉर्म्स की। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या इम्पैक्ट है और जियो पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्वालकॉम एक यूनाइटेड स्टेट बेस्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो अक्सर चर्चा में रहती है अपने प्रोसेसर्स के लिए। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उनका काम है। उन्होंने ये इन्फॉर्म किया है 12 जुलाई 2020 को कि वो 730 करोड़ की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, सब्सिडरी कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर। इसके साथ ही 730 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 0.15% का इक्विटी स्टेक होगा क्वालकॉम का जियो प्लेटफॉर्म्स पर। इसके साथ ही 12 हफ्तों के अंदर लगभग 22 अप्रैल 2020 से लेकर ये 13वां फॉरेन इन्वेस्टमेंट था। इसके साथ ही 12वां फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो सिल्वर लेक का दो बार हो चुका है। चूँकि कंपनी के हिसाब से देखें तो 12th फॉरेन इन्वेस्टर बनी है क्वालकॉम, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट पिछले वीक से आए हैं खासकर पेंडेमिक के बाद जियो के अंदर, उसमें 13 बार फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, जिसमें सिल्वर लेक ने दो बार इन्वेस्ट कर चुकी है। इसके साथ ही ये जो 13 फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इनकी टोटल जो आ रही है दैट इज़ 1,18,318.45 करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट आई है फॉरेन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, जहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स जियो पर काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं। इसके साथ ही ये जो इन्वेस्टमेंट है ये टोटल स्टेक को जियो प्लेटफॉर्म्स की लेकर चला गया है 25.24 की ग्रोथ रेट पर, जो कि बहुत ही बड़ा ग्रोथ रेट माना जा रहा है। इसके साथ ही कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड पहली इंडियन कंपनी बनी जिसकी वैल्यूएशन $150 बिलियन की हो चुकी है। और इसके साथ ही अब फिर से इन्वेस्टमेंट आना ऑब्वियसली इस कंपनी को दूसरे प्रारूप में ढालती है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको पता चले कि अब तक कितने स्टेक्स आ चुके हैं और इसके साथ ही कौन कौन से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कितने पैसे डाले हैं जियो प्लेटफॉर्म के अंदर। आने वाले टाइम में भी डाल सकते हैं, लेकिन इस लिस्ट को डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं डिस्कस करता हूँ। 22 अप्रैल को पहला इन्वेस्टमेंट आया फेसबुक के द्वारा, जहाँ पर 9.99% का स्टेक लिया गया जियो के अंदर और 43,573.62 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया। इसके बाद का जो इन्वेस्टमेंट आया दैट वाज फ्रॉम सिल्वर लेक। 4 मई को 1.15% का स्टेक लिया गया, जिसमें इन्वेस्ट किया गया 5,655.75 करोड़। इसके साथ ही 8 मई को विस्टा के द्वारा 2.32% का स्टेक लिया गया और इन्वेस्ट किया गया अराउंड 11,367 करोड़ का। इसके बाद 17 मई को जनरल अटलांटिक ने 1.34% की स्टेक ली, जो कि लगभग 6,598.38 करोड़ का रहा। 22 मई को एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आई केकेआर की तरफ से 2.32% की, जो कि स्टेक उन्होंने ली है दैट इज़ अराउंड 11,367 करोड़। 5 जून को मुबादला ने 1.85% का स्टेक लिया जियो के अंदर। 9,093.60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टोटल लागत आने की अनुमान है। इसके साथ ही 5 जून को सिल्वर लेक ने वापस से इन्वेस्ट किया और उन्होंने 0.93% स्टेक और लिया कंपनी के अंदर, और जो लगभग 4,546 करोड़ रुपए होते हैं। देन आफ्टर 7 जून को ADIA ने 1.16% का स्टेक लिया, जो कि लगभग 5,683 करोड़ का होता है। इसके साथ ही 13 जून को TPG ने 0.93% का स्टेक लिया, 4,546 करोड़ के प्रारूप का हम लोग यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। 13 जून को एक और इन्वेस्टमेंट आई जियो के अंदर एल कैटरिन का 0.39% स्टेक का, जो कि लगभग 1,894 करोड़ रहा। इसके साथ ही 18 जून को PIF ने 2.32% की स्टेक ली जियो के अंदर, जो कि लगभग 11,367 करोड़ का रहा। और 2 जुलाई को एक बड़ी कंपनी के द्वारा फिर से इन्वेस्ट किया गया, जो कि है इंटेल कैपिटल, जिन्होंने 0.39% का स्टेक लिया जियो के अंदर। लगभग 1,894 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए। इसके साथ ही 12 जुलाई को, यानी कि एक दिन पहले, क्वालकॉम 0.15% का स्टेक ली है, जो कि लगभग 730 करोड़ है। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वालकॉम 12th फॉरेन इन्वेस्टर बनी है। इसके इकोनॉमी पे क्या प्रभाव हो सकते हैं, चूँकि
जियो के ऑलरेडी 25.24 के फॉरेन इन्वेस्टर के टोटल स्टेक्स हो चुके हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि इंडियन कंपनीज में एक प्रारूप बनते चला जा रहा है, एक पैटर्न बनता चला जा रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने का, जिसके कारण अल्टीमेटली क्या होगा कि जो भी इंडियन कंपनीज है, चूँकि जियो एक बिग फर्म है, बिग बिजनेस है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को भी इससे बढ़ावा मिलेगा और जितने स्टार्टअप्स आने वाले टाइम में आ रहे हैं उनको भी बाहर से इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। चूँकि इंडिया में अब बिजनेस का माहौल धीरे धीरे सुधर रहा है और साथ ही साथ जियो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है जो कि डेब्ट फ्री भी रिसेंटली हुई है। साथ ही साथ इंडिया में जिस तरीके की ग्रोथ रेट खासकर डिजिटलाइजेशन में हो रही है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्म्स हो या बिजनेसेस हो वो भी ग्रो करने के चांसेस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। इसके साथ ही जो एक और चीज़ सबसे बड़े निकल कर सामने आ रही है कि जो फॉरेन कंपनीज़ है वो इंडिया पे इन्वेस्ट इसलिए करना चाहती है क्योंकि इंडिया धीरे धीरे अपनी जो लीजमेंट है या डॉक्यूमेंटेशन है, जो बिजनेस की ईज़ है, उसको बढ़ाता चला जा रहा है और इंडिया अपनी रैंकिंग को बहुत अच्छी कर रहा है पिछले कुछ सालों में इंडिया के अंदर बिजनेस करने में। चूँकि चाइनीज़ ने अब धीरे धीरे इस बॉर्डर इशू के बाद अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया के अंदर कम करना चालू कर दिया है, लेकिन रिसेंटली बिटेडांस ने यह भी कहा कि वो अपने हेडक्वार्टर्स को चाइना से शिफ्ट करके भारत या फिर कहीं और लेके जाएगी, क्योंकि उन्हें लगभग ऐसा अनुमान किया जा रहा है 45,000 करोड़ की नुकसान हुई है, खासकर जब से चाइनीज़ ऐप्स बंद हुए हैं। तो ये मौके का फ़ायदा बाकी कंपनीज उठाना चाहती है। चूँकि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़े मार्केटों में गिना जाता है, चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है तो इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है ऐसा माना जाता है। और हमेशा से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इसीलिए रही है चूँकि वी आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया वी ऑलमोस्ट कंज्यूम्स ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो जो भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा हम उसे खरीदते हैं। बढ़ते हैं हमारे एमसीक्यू सेगमेंट की तरफ, जो कि है हमारा आज का क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड ए कमीशन टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। इसकी सेपरेट वीडियो हमने बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो जाकर देखिए। इसका आंसर आपको उसमें पता होना चाहिए, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक कमीशन को इस्टेब्लिश किया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो ट्राइबल कम्युनिटी के हैं उसके प्रोटेक्ट करेंगे। आपके ऑप्शंस है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा ने रिसेंटली अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है जिसके तहत उन्होंने ट्राइबल राइट्स को उड़ीसा के अंदर प्रोटेक्ट करने की बात कही है। खासकर वो ये कह रहे हैं कि चूँकि गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स लाने वाले हैं, तो जिसके कारण क्या होगा कि फार्मर्स या फिर ट्राइबल फार्मर्स जो है उनकी लैंड को कोई क्षति न पहुँचे और उनका आधिकारिक रूप से उस ज़मीन पर हक हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच एशियन कंट्री इज टू कंटेस्ट फॉर अनदर टर्म ड्यूरिंग 2021 to 23 इन द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। कौन सी एशियन कंट्री फिर से एक टर्म के लिए कॉन्टेस्ट करने वाली यानी लड़ने वाली है 2021 से लेकर 2023 तक यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर? आपके ऑप्शंस है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया ने रिसेंटली अपना दावा पेश किया है और 2021 से 23 टर्म के लिए इंडिया खुद को कॉन्टेस्ट करेगा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो तुरंत जाकर फॉलो करिए। यू कैन फॉलो अस देयर एट leocarrier.currentaffairs। अदर देन दिस वी आर ऑल्सो इन फेसबुक, जहाँ पर हमारे पेज का नाम है लियो कैरियर। फ्रेंड्स, अदर दैन दिस हमने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है। रेगुलर अपडेट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम सच एज यूपीएससी, एसएससी एज वेल एज रेलवेज, बैंकिंग एंड वट एवर एग्जाम्स यू आर गिविंग, जनरल नॉलेज टॉपिक्स, नेशनल इवेंट्स, नेशनल कैंपेन्स एंड ऑल करंट अपडेट्स विल बी अवेलेबल हेयर। तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप नहीं करते हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं।